नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं प्रणवदीप अगस्त्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज स्टेटमेंट वाले जो चैप्टर है उसकी जो चौथी क्लास है और लास्ट क्लास है वो हम लोग लेके आ रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्रवाई। देखिए, बाकी जो पहले 3 चैप्टर हुए थे उनमें हमने बात की थी कि आपको एक विशेष सोच रखनी है, विशेष अप्रोच रखनी है, एक बढ़िया माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट के साथ चीजों को सोचना है। आज वाला जो टॉपिक है इसमें क्या माइंडसेट रखना है वो जरा सुन ले। कोर्स ऑफ एक्शन में यहां पर होगा क्या कि जो स्टेटमेंट होगा वो एक तरह की हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी आपके लिए कि एक कोई कंडीशन बना दी है, एक घटना बना दी है और आपको खुद को एक सक्षम स्तर का अधिकारी मानना है जो उस घटना से डील कर सकता है ना। आप वो अधिकारी है जो उस घटना से निपटने के लिए सक्षम है। उस स्थिति में, उस घटना में, उस कंडीशन में आप क्या कार्रवाई करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, व्यक्तिगत विचारधारा, खुद क्या सोच रहे हो वो मायने नहीं रखता है। आपको कानूनी जो पहलू है उन्हें महत्व देना है, संवैधानिक मूल्यों को महत्व देना है, नैतिक पक्ष को महत्व देना है। ठीक है, इथिकली चीजें सही होनी चाहिए, कानून के हिसाब से सही हो और संविधान के हिसाब से सही हो, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल करते हैं, फिर आगे कुछ और मैं चीजें इसमें ऐड ऑन करता रहूंगा। स्टेटमेंट, कथन क्या कहता है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वित्तीय खाते के बयानों का मतलब स्टेटमेंट्स, वित्तीय खातों के बयान यानी फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई है। एक कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उनमें कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां पाई गई है। तो अब आपकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई ये होगी कि जैसे आप उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर हो गए, ठीक है, या फिर उस कंपनी के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो गए, वॉट एवर सो, जो भी आप हो, यानी मानना है खुद को उस स्तर के अधिकारी के तौर पर जो इन गलतियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हो। क्या कार्रवाई करोगे आप? विशेषज्ञों की एक टीम को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खातों में हुई गलतियों का मूल कारण खोजने और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए सौंपा जाना चाहिए कि साहब गलतियां हुई और महत्वपूर्ण गलतियां हैं, तो क्या करो, एक एक्सपर्ट टीम जनरेट करो जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में एक्सपर्ट है, और उन्हें उस टीम को बताओ कि भाई देखो कहां का गलतियां हो रही है और हमें सुधार के बताओ कि हमें ये गलतियां आगे ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल ये कार्रवाई बहुत उचित है। ऐसी एक काम मैं अगर उस स्तर पर हूं तो मैं ये काम करूंगा। दूसरा, सभी संबंधित कर्मचारियों की गहन जांच, इंटेंसिव, ऑल द इन्वॉल्व एम्प्लॉयज शुड बी थ्रूली इन्वेस्टिगेटिव। जो गहन जांच हो, खास सभी जो संबंधित, जैसे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी जो कर्मचारी थे जो उससे जुड़े थे, जो अकाउंट्स बनाने में जुड़े हुए थे, उन सब की गंभीर जांच हो। क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण गलतियां हुई है, स्कैम हुआ है, फाइनेंशियल स्कैम हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए और बहुत गंभीर है। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है तो उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। तो दूसरा भी यहां पर सही है, दोनों कार्रवाई जो है उस स्तर पर की जानी चाहिए। ऑप्शन आपके हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 फॉलोज। कंपनी एक्स द्वारा बेचे जाने वाले एक विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में, सेल्स में हाल ही के दिनों में कमी आई है जो कंपनी के लिए चिंता का विषय है। तो देखो, पहले तो इस कंडीशन को समझना है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी कि कोई कंपनी एक्स है, ठीक है, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जैसे मान लिया, और उस प्रोडक्ट में हाल के समय में जो कमी आई है, जैसे मान लिया बाइक है और बाइक की कोई भी कंपनी है जो बाइक बना रही है और उसकी बाइक की जो सेल है वो अभी के टाइम में डाउन आई है, ठीक है, और कंपनी को इस बात के लिए चिंता हो रही है। अब इस पर कंपनी के ऑनर या सेल्स मैनेजर होने के नाते हमें या फिर मुझे क्या करना चाहिए? कंपनी को बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए कि भाई कंपनी एक्स में मैं हूं तो कंपनी वाई जो है, जो मोटरसाइकिल बना रही है, तो सेम रेंज में, सेम प्राइस में जो कंपनी वाई जो मोटरसाइकिल बना रही है उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या वो हमसे ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं, हमसे ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं,
या फिर उनकी प्राइस हमसे कम है, तो उसका कंपैरेटिव अध्ययन किया जाना चाहिए, बिल्कुल कंपैरेटिव अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। दूसरा, उत्पाद की वांछनीय गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उसकी कीमत को कम करना चाहिए। बिल्कुल, ये सेल्स प्रमोशन सभी कंपनियां करती है। अब यहां पर ये बहुत जरूरी है कि आप पैसा कम कर रहे हो तो उसमें क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। सेल्स प्रमोशन तभी होता है कि सेम चीज पहले जो 10 रुपए में मिल रही थी वो अब 9 रुपए में मिल रही है, तो 1 रुपए का जो है वो सेल डिस्काउंट होता है, बिक्री में जो डिस्काउंट का बिक्री बढ़ाने के लिए जो है डिस्काउंट दिया जाता है। तो सेल्स कम हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए आप डिस्काउंट दे सकते हो कि बिल्कुल आप जो है कीमत जो है कम करके जो है वहां पर बिक्री बढ़ा सकते हैं, बस शर्त है कि गुणवत्ता बनी रहे। तो दोनों ही कार्रवाई यहां पर उचित है। गर्मियों के दौरान दिल्ली में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। सब मान लिया कि गर्मियां हैं, गर्मियों के दौरान क्या हो रहा है, दिल्ली में वाटर शॉर्टेज का जो है इशू रहता है, पानी की कमी रहती है। क्या कार्रवाई क्या कर सकते, दिल्ली में अगर हम सक्षम स्तर के एक अधिकारी के तौर पर हैं, वाटर डिपार्टमेंट में है, तो वहां पर क्या कार्य किया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजना शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं दिल्ली सरकार में हूं तो वहां पे क्या करूंगा, पता है भाई हर बार गर्मी आएगी, पानी की कमी होगी, तो बरसात में जो है जल संरक्षण की जो है अधिक परियोजना लागू कर लो आप। सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वैसे जो ईओआरओ वाले एग्जाम हुआ था उसमें पढ़ने में भी आया था कि जितने भी जो नगरपालिका एक्ट पढ़ा था तब देखा था कि जो घर का जो नक्शा अप्रूव होता है, घर का नक्शा है या फिर सोसाइटी का जब नक्शा अप्रूव होता है तो उसमें दो चीजें बहुत इसेंशियल होती है, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एक पार्किंग। ये दोनों होते हैं तभी नक्शा अप्रूव होता है, तो ये तो ऐसे होना ही चाहिए। और वाटर शॉर्टेज है और उसके कार्रवाई के तौर पे ये हो कि सब नया घर जो भी बना रहा है उसमें पानी जो है बरसात का पानी स्टोर करने की पहले से व्यवस्था हो, तो उससे क्या होगा, गर्मियों में जो गर्मियों में जो पानी की कमी हो रही है उससे बता सकता है। तो ये जो कार्रवाई भी है की जा सकती है, तो दोनों कार्रवाई यहां पर भी उचित है। बोथ कोर्स, ठीक है। ए, यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। समझना इस कंडीशन को। इफ नन ऑफ द एम्प्लॉय सबमिट द वर्क रिपोर्ट बाय टुमारो द मंथली प्रोजेक्ट विल बी इन अ क्राइसिस। कि कल तक, कल डेडलाइन है, कल का दिन जो है डेडलाइन है, क्या है, रिपोर्ट जमा कराने की। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा रह गया जिसने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई तो हमने जो एक मंथली प्रोजेक्ट बनाया था वो शायद खारिज हो सकता है, मंथली प्रोजेक्ट खतरे में आ सकता है। इसके लिए क्या कार्रवाई की जाए, कार्य रिपोर्ट जमा कराने की तिथि को बढ़ा दो। सब कल तक जमा नहीं हो रहा है और मंथली प्रोजेक्ट अगर डिसमिस हो रहा है तो आप कल की जगह क्या कर लो, 4 दिन बाद कर लो। सब नहीं, ये तो कोई कार्रवाई नहीं है कि साहब आप डेट बढ़ा दो, काम नहीं हो रहा है टाइम पे, नहीं, ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है। कुछ कर्मचारियों को गति बढ़ाकर कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट को जमा करानी चाहिए। बिल्कुल, आप कल तक करवाओ, कैसे भी कराओ, रात को आप लेट नाइट तक काम करो, एक्स्ट्रा शिफ्ट करो, बट कैसे भी करो। और क्यों, क्योंकि मासिक परियोजना संकट में आ रही है, मंथली प्रोजेक्ट अगर डिसमिस हो रहा है कुछ व्यक्ति केवल कार्य रिपोर्ट जमा कराने के चक्कर में, तो इससे बढ़िया है ना आप लेट नाइट काम करो, ज्यादा काम करो और कैसे भी करके जो है कल तक जो है रिपोर्ट जमा कराए। तो ओनली 2 फॉलोज कहा जाएगा, केवल 2, 1 and 3, ओ सॉरी 1 एक और है, मैं भूल गया देखने के लिए। 3 कार्रवाई दी गई। अधिकांश कर्मचारियों द्वारा कार्य रिपोर्ट देर से जमा करने का कारण पता लगाया जाना चाहिए और उचित प्रति उपाय किए जाने चाहिए। बिल्कुल कि साहब ये भी पता करो कि भाई कार्य रिपोर्ट देरी से क्यों जमा हो रही, भाई ऐसा तो नहीं है कि काम ज्यादा था और एम्प्लॉयज की जो है कार्य क्षमता से अधिक काम दे दिया था आपने, इसलिए वो कार्य रिपोर्ट ना तो कार्य पूरा करवाया ना रिपोर्ट जमा करा पाया। या फिर जो कर्मचारी जो है वो इतने सक्षम नहीं है कि जितना कार्य था, कर्मचारी जो है स्किलफुल नहीं है, तो उसके कारण का पता लगाया जाए और कि क्यों जो है जो रिपोर्ट जमा कराने में देरी हुई है। तो 2 and 3 ऑप्शन बी जो है केवल कार्रवाई 2 और 3 जो है अनुसरण करती हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू न करने के कारण सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए।
ठीक है, वैसे अब तो आठवां वेतन आयोग लागू हो रहा है, ठीक है। आप एग्जाम दोगे उससे पहले 1 जनवरी 2026 को 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, सेंटर में लागू हो ही जाएगा, स्टेट में भी जो है जल्दी जो है लागू कर देंगे। क्यों? ठीक है, एक तो सरकार जो गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सेम गवर्नमेंट होने का बेनिफिट मिलता है, और अलग रहता है तो थोड़ा सा जो लागू करने में थोड़ा जो बजट जो इशू होता है ना उसमें डिले हो जाता है। और इस बार माना जा रहा है कि 2.4 फिटमेंट फैक्टर पे जो है सैलरी इंक्रीज होनी है। एग्जैक्ट तो वो है नवंबर दिसंबर में क्लियर हो पाएगी। बाकी मान के चलते हैं कि जिनकी सैलरी पहले 40,000 थी वो लगभग 1 लाख के आसपास चली जाएगी। सैलरी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। बेसिक भी ऐसी है तो लगभग ये आपके आसपास या डबल के आसपास तो सैलरी होनी है ये, कि बेसिक में 2.4 मल्टीप्लीकेशन में होना है। चलिए आगे बात कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग को लागू न करने के कारण सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ठीक, अब इस पर कार्रवाई क्या करनी चाहिए, क्या कार्रवाई करें? 7वें वेतन आयोग को तुरंत लागू कर देना चाहिए कि साहब कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, तुरंत आप तो लागू करो। तुरंत कैसे लागू कर दो भाई? अभी तक लागू नहीं हुआ तो कुछ कारण से नहीं लागू होगा, पैसों की कमी होगी या फिर और कुछ जो दूसरे टेक्निकल इशू आए होंगे। तुरंत लागू करना तो कोई कार्रवाई नहीं है। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। भाई सस्पेंड करना ये भी तो गलत है। भाई वो मांग तो कर रहे, अपने जो हक की मांग कर रहे, पैसों का मांग कर रहे, वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, वो भी जायज है। तो सस्पेंड कर देना भी जो है उचित कार्रवाई नहीं है। तो दोनों ही जो यहां पे अनुसरण नहीं करते। तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनियां गंभीर बिजली की कमी का सामना कर रही है। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन तमिलनाडु आर फेसिंग अक्यूट पावर शॉर्टेज। ठीक, तमिलनाडु में कौन? पावर विनिर्माण कंपनियां, यानी जो बिजली का उत्पादन कर रही है ना, उन कंपनियों में जो है वो बिजली की जो है शॉर्टेज हो रही है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सरकार को बिजली संकट को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, यहां पे मेन उत्तरदायित्व किनका है? सरकार का है ये। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो विनिर्माण कंपनियां हैं वो सरकार के अधीन रहती हैं, सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। रॉ मटेरियल के लिए जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अदर पॉलिसीज के लिए जो है वो सरकार पे डिपेंडेंसी उनकी रहती हैं। बिजली बचाने के लिए सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए कि साहब कमी आ रही है, बंद ही कर दो। नहीं सर, दिखती बात है, यहां पे केवल एक, ओनली वन फॉलोज। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ड्यू टू हैवी रेन इन बेंगलोर द नॉर्मल लाइव्स ऑफ द सिटीजन्स आर पैरालाइज्ड। ठीक है, बहुत तेज बारिश हुई, नागरिकों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। क्या कार्रवाई हो? सरकार को लोगों की मदद करने और जान माल के नुकसान से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज को मुहैया करना चाहिए। भाई बाढ़ आ गई, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो क्या सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज? सभी में? भाई कोविड जैसी महामारी आई थी तब भी हमने क्या किया था? तब भी ये चीज संभव नहीं हो पाई कि सभी, भाई प्राइवेट में कैसे आप फ्री करवा दोगे? गवर्नमेंट में वैसे फ्री है ही है बहुत सी जगह, बट सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं, ये संभव नहीं है। तो ओनली वन फॉलोज। बेंगलुरु के कई निजी स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क लेते हैं। मैनी प्राइवेट स्कूल्स इन बैंगलोर चार्ज मोर फीस देन द गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। ठीक, कि बहुत से निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो क्या कर रहे हैं कि जितनी फीस लेनी चाहिए थी, वैसे है ये दिल्ली में भी पता हो तो दिल्ली में भी ये एक बहुत बड़ा जो है इशू रहा था कि हाँ ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स जो है, प्राइवेट स्कूल्स में जो है बहुत ज्यादा जो है पैसे फीस लिए जा रहे थे। पता हो तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो है ये इस तरह के जो है बहुत ज्यादा जो है कदम उठाए थे, है ना। तो आप समझते ही है कि यहां पर उसी तरह का एक मैटर है जिसपे संदर्भित किया गया है। बेंगलोर के कई निजी स्कूलों द्वारा, निजी स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पैसा ले रहे हैं। क्या कार्रवाई करें? ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपको एक सीमा बता रखी है, इतना ही पैसा लेना है, फिर आप ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हो, ठीक है। अगर ले रहे हो तो क्या करना है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। नहीं साहब, बंद तो कैसे करेंगे, बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके पढ़ाते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है, ठीक है। बहुत से टीचर है जो अभी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड हुए, प्रोजेक्टर हुए, या इस तरह के जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे अभी भी अवेयर नहीं है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। तो इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धति बदलने के लिए ओरिएंटेशन दिया जाना चाहिए, अभिविन्यास। ओरिएंटेशन का मतलब होता है वो ट्रेनिंग कह सकते हो आप, कि टीचिंग मेथड को बदलने के लिए। भाई आप ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, आप ऑनलाइन में पढ़ा है, आप प्रोजेक्टर का यूज भी करें, आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज करें, उससे क्या ना बच्चे और अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते हैं। तो ओरिएंटेशन से जो है वो शिक्षक जो है अपनी इस भूमिका को या शिक्षण पद्धति को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ये कोर्स ऑफ एक्शन सही है। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, कि साहब जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है उसको ज्यादा सैलरी दो, व्हाइट बोर्ड के लिए कम नहीं। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के भी जो टीचर है वो अच्छी रैंक दिलवा देते हैं, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाँ जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए वो उसको ही ज्यादा वेतन दिया जाए। तो ये तो कोई कार्रवाई नहीं है, केवल एक सही होगा। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्यों के अतिव्यापी होने के कारण कई विभाग किसी भी गलत काम के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज मैनी डिपार्टमेंट्स ब्लेम ईच अदर फॉर एनी रॉन्ग डूइंग ड्यू टू ओवरलैपिंग फंक्शन ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। तो इसको कर देना कि प्राकृतिक आपदा, जैसे मान लिया बहुत तेज बारिश हो गई, बारिश में एक जगह पानी भर गया, तो वहां पे विभाग के कार्यों के अतिव्यापी ओवरलैप होने के कारण, अब जैसे वहां पर एक मान लिया कोई पीडब्ल्यूडी का कार्य है, वो वहां पे जो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहीं पर जो है जलदाय विभाग भी जो है वो भी काम कर रहा है, वहीं पर जो निगम जो है वो भी कार्य कर रहा है ना, जैसे नाले बना रहे हैं। अब वहां पे एक ही जगह पर काम बहुत से 3 अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अब पानी भर गया, अब पानी भरने के लिए दोष जो है वो एक दूसरे पर डालते हैं। निगम वाले कहते हैं नहीं साहब आपका नहीं, ये आपके पीडब्ल्यूडी वालों की दोष है, पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं नहीं ये हमारा नहीं है, वाटर डिपार्टमेंट वाला का जो है उनकी दिक्कत है। तो यहां पर कार्यों के ओवरलैपिंग की वजह से एक दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं, ऐसा कथन में कहा गया। कार्रवाई क्या है, प्राकृतिक आपदा के दौरान केवल एक ही विभाग को कार्यभार संभाले, कि पूरा काम में नगर निगम को दे दो और कोई काम नहीं करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सभी विभागों को गलत कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। सभी विभागों को दंडित, यहां पता करो, देखो गलती किसकी है और जिसकी गलती है उसको दंडित करो। तो सभी विभागों को दंडित करना कोई उचित कार्रवाई नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ 10-12 सवाल हमने जो है कथन कार्रवाई से संबंधित जो सवाल है वो लिए थे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। स्टेटमेंट वाला पूरा एक बार मैं बता दूं, स्टेटमेंट वाले जो चारों चैप्टर हो चुके हैं। सबसे पहले हमने कथन तर्क किया था, इसमें यह देखा था कि जो कथन है वो किसी लॉजिक के बेस पे सही है या गलत, ये हमें बताना था। दूसरा था कथन निष्कर्ष, उसमें यह देखना था कि जो दिए गए निष्कर्ष है वो कथन में निहित है या नहीं। तीसरा कथन अवधारणा, स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट, कोई बात कही गई है तो किस बेस पे कही गई है, किस आधार पे कही गई है ये। और चौथा कथन कार्रवाई, कि कथन में आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रखी है और आपको खुद को एक सक्षम स्तर का अधिकारी समझते हुए यह देखना है कि उस कंडीशन में आप क्या कार्रवाई करेंगे। चीजें समझ में आई? चारों के लिए अलग अलग तरह से सोचना है और अलग अलग तरह से जो है सवालों को डील करना है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए।